इस समय चारों तरफ उत्तर प्रदेश की चर्चा है। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की चर्चा हो रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हो रही है। और चर्चा का कारण इस समय एक खास है, और वो है अयोध्या के श्री राम मंदिर में ध्वजा पताका का फहराया जाना। लेकिन ध्वजा पताका के फहराए जाने के साथ ही विवादों का दौर भी शुरू हो गया है, और इस विवाद के कारण कहीं ना कहीं कुछ लोग नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी बोल रहे हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले समय में ये चीज सरकार की किरकिरी की वजह भी बन जाए, क्योंकि इसमें जो शंकराचार्य जी हैं वो भी मुखर हो गए हैं। शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शास्त्रीय परंपरा के खिलाफ है। जिस तरह से ध्वजारोहण किया गया है ये गैर शास्त्रीय है, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो उस ध्वजा पताका के फहराए जाने के कार्यक्रम में नहीं गए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो श्री राम भद्राचार्य जी भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, और इस बात की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। तो आखिर इस बातों के क्या मुद्दे हैं, इस बातों के क्या मायने हैं, आइए बात करते हैं हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सीता तिवारी जी से, और समझने की कोशिश करेंगे कि 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और कहा जाता है कि संसद का रास्ता, या यह कहा जाए कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो क्या इन बातों से उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी असर पड़ने वाला है? शंकराचार्य जी ने जिस तरह से बातें कही हैं, उन्होंने कहा है कि ये गैर शास्त्रीय है, कभी भी ध्वजा नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ले जाई जाती। यहां तक कि जगन्नाथ मंदिर में जब ध्वजा पताका फहराई जाती है, बदली जाती है, तो वहां भी ध्वजा पताका नीचे से नहीं ले जाई जाती है, बल्कि ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता है और चढ़कर वहां से जाकर ध्वजा पताका को फहराता है। तो आखिर ये सब बातें क्या लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालेंगी? क्या शंकराचार्य जी का ये जो विरोध है, ये मुखरता है, आने वाले समय में और बढ़ेगी, और इसका प्रभाव कुछ नकारात्मक भी दिखाई पड़ सकता है? आइए समझते हैं। तिवारी जी, जो बातें शंकराचार्य जी ने कही हैं, उन्होंने एक आरोप लगाया कि जब से मंदिर का कार्य शुरू हुआ है, ये जो चीजें हो रही हैं ये गैर शास्त्रीय हो रही हैं। उन्होंने उस समय भी आवाज उठाई थी जब मंदिर की शुरुआत हुई थी, ये कहा जाए कि सबसे पहले जब मंदिर जनता के लिए सौंपा गया था, तो उस समय भी इन्होंने कहा था कि अभी अधूरा मंदिर इस तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है, इस तरह से पूजा पाठ नहीं हो सकता है। तो इस तरह उन्होंने कई बातें अपने ढंग से कही हैं, और उन्होंने फिर से कहा है कि जो ये पताका फहराने का कार्य है, ये पताका फहराने का कार्य पूरी तरह से ठीक नहीं है। ये कहा जाए कि ये शास्त्रीय नहीं है, शास्त्रीय मर्यादा के विरुद्ध है। क्या कहते हैं इस पे आप? सबसे पहले हमारे भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जो है पंडित जी, आपने जो अभी छेड़ा जिक्र जो आपने कहा, तो दरअसल इसको विपक्ष जो है पहली चीज तो इसको राजनीतिक तौर पे देख रहा है। राजनीतिक तौर पे देखने का मतलब यह है कि अगर आप ध्वज फहराने जा रहे हैं तो आप वहां सबसे पहले रोड शो कर रहे हैं। यह भी कहीं ना कहीं जो है ये दिखावा है कि रोड शो कर रहे हैं। रोड शो का मतलब जो है कि राजनीति से सीधे उसको जोड़ देना। अब वही दूसरी ओर कि अगर वहां का जो मौजूदा व्यक्ति है पांडे जी, जैसे कि वहां का मौजूदा व्यक्ति मतलब जो है सांसद जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए वो जिले का, उस शहर का एक प्रतिनिधि होता है, अहम पहला होता है। सांसद अवधेश को जो भी इन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। अब अभी आपने थोड़ा सा हमसे कहा कि जो है राम भद्राचार्य जी को भी, अब राम भद्राचार्य तो जो है कई उनको रिवार्ड और कई जो है वो मिले हुए हैं, और हनुमान चालीसा जो लिखा हुआ है उसको भी वो बदलने वाले हैं। आपने देखा है कई जो है उस श्लोक जो है उसमें संशोधन किए हैं। अब उनको यह दर्द है पांडे जी कि हमको निमंत्रण नहीं दिए, अब एक दोस्त निमंत्रण न दे, यह भी तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो प्रधानमंत्री मोदी को अक्सर बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उनके बहुत करीबी मित्र हैं, बहुत अहम मित्र बताते हैं, और उनके मित्र होने के बाद भी अगर उनको निमंत्रण नहीं पहुंचा है तो शायद इसी बात का दुख भी है उनको। दुख भी है, और उसके बाद जो है पांडे जी एक बात यह है कि उन्होंने यह तक कहा कि शायद है कि हम जो है हिंदू राष्ट्र बनाने का हमने बिगुल जो है बजा दिया है। तो हालांकि बजाय बिगुल तो इनके जो है चेला जो है राम क्या बोलते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो उन्होंने लेकिन जो है उन्होंने यह कहा राम भद्राचार्य जी महाराज कि हो सकता है कि हमने हिंदू राष्ट्र की बात कही और यह बात जो है मोदी जी को पसंद नहीं आई, इसलिए जो है हमको निमंत्रण
नहीं मिला ध्वज जो है फहराए जाने को उसमें। लेकिन कुल मिलाकर के पांडे जी अब ये मान के चलिए कि हम तो ये देखते हैं कि जब जब अयोध्या में जो है एक बार प्राण प्रतिष्ठा की स्थिति बनी तो अयोध्या का चुनाव तो छोड़ दीजिए, पूरा जो उत्तर प्रदेश में ये 50% हो गए। हमको तो लगता है कि इस बार फिर ध्वज का जो है नए साल के 1 महीने पहले हुआ है, अगले साल ही चुनाव है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि यूपी से निपटने की स्थिति बन रही हो? क्या लगता है तो आपको क्या लगता है, क्या कारण लगता है भाई ये राम भद्राचार्य जी के विरोधीकरण आपको ऐसा लग रहा है जी कि इनकी सीटें कम हो सकती हैं? आप बात कर रहे हैं उस दौर की जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था, फिर उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और उसी के बाद चुनाव हुए और चुनाव में सीटें कम हुई, बेशक सीटें कम हुई थी और यहाँ तक कि अयोध्या से ही जहां इन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया है वहां से सीट का खो देना एक अहम बात हो गई थी। लेकिन अभी अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कौन से ऐसे कारण है जिससे आपको लगता है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव इनके लिए नुकसानदायक या उत्तर प्रदेश के चुनाव में सीटें कम हो सकती हैं? पांडे जी, हम इसलिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में सीटों की वजह से कि अगर हम 2024 का जो चुनाव हुआ था और 2024 में जो है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन मिलकर के इन लोगों ने चुनाव लड़ा था, तो बीजेपी कहीं ना कहीं जो है ये गलती कर बैठती है कि हालांकि बूथ लेवल से इनका सिस्टम तो बहुत मजबूत है, लेकिन अगर हम कार्यों की बात करें, कार्यों की प्रति, तो कार्यों के प्रति ये लापरवाह है। क्योंकि हर विधायक, हर सांसद जो है वो 2014 के बाद से लेकर अच्छे दिन की ख्वाब देख रहा है और अगर अच्छे दिन, चूंकि हम भी ख्वाब देख रहे हैं, तमाम हमारे दर्शक भाई भी अच्छे दिन के ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन लाएगा कौन? ये अगर अपने जनप्रतिनिधि की बात करें, विधायक की बात करें कि भैया अच्छे दिन, तो वो बोलेगा भैया आप देखिए हम बात करेंगे लखनऊ में अच्छे दिन। अब यही बात सांसद से कहें, सांसद को भी इंतजार है अच्छे दिन का, वो भी कह रहा है कि दिल्ली से अच्छे दिन आएंगे। यानी अच्छे दिन का मतलब ये लाएगा कौन अच्छे दिन? तो इस पर जो अच्छे दिन की बात आप कर रहे हैं, ये बताइए आप कैसे अच्छे दिन चाहते हैं इस उम्र में, और कैसा अच्छा दिन चाहिए आपको, आप हमें वो बताइए। आपके अच्छे दिन आपको कैसे लगते हैं कि हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे अगर ये चीज हो जाए? पांडे जी जो है मैंने देखा है 24-24 घंटे और 2-2 दिन, 3 आप ये बताइए, दिन रात जो है लाइव टेलीकास्ट अयोध्या में होना। लाइव टेलीकास्ट छोड़िए, देखिए आप उस दौर को याद कीजिए जब आप प्रयागराज रहते हैं, प्रयागराज की बात करें, वो दौर आपको याद होगा जब प्रयागराज जैसे शहर में भी आपको 10 बजे से लेकर 2 बजे तक लाइट का इंतजार करना पड़ता था, लाइट नहीं होती थी। अगर थोड़ा सा प्रयागराज से हट के शहरों की बात करें, भले वो शहर थे लेकिन वहां पर दिन का हफ्ता, रात का हफ्ता लाइट का चलता था। रात पता लगा कि रात का हफ्ता होता था तो रात में 12 बजे लाइट आती थी और सुबह 8 बजे या 6 बजे 7 बजे चली जाती थी। एक वो भी दौर था। आज की डेट में आपको 24 घंटे लाइट मिल रही है। एक दौर वो था जब सड़कें गड्ढों से युक्त हुआ करती थी, आप चलते थे ये नहीं समझ में आता था कि सड़क में गड्ढा या गड्ढे में सड़क है। आज आप रोड पर चलते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि गाड़ी चल भी रही है। समय के साथ में चीजें बहुत कुछ बदली हैं और उसके बाद भी आप कहते हैं कि अच्छे दिन। अब अच्छे दिन में क्या करें? मोदी सरकार क्या आपका बाल सफेद से काला करवा दे तो आपको लगेगा अच्छे दिन आ गए? क्या कैसा अच्छा दिन चाहते हैं आप बताइए? यानी अब ये मान के चले सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में। अब ये मान लिया जाए कि सब कुछ ठीक है उत्तर प्रदेश में। आप वो चीज बताइए, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस पर तो कोई बात ही नहीं होगी। इस पर तो, और इस पर हमारे जवान जो नौजवान देखिए महंगाई की बात करें। अब हम अगर अब देखिए एक भ्रष्टाचार, आपने 3 चीजें कही, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। जी, किसकी सरकार में आपको लगता है कि बेरोजगारी 100% दूर हो सकती है? उस एक सरकार का, उस एक पार्टी का नाम ले लीजिए जो दूर कर सकता हो। लेकिन कुछ तो करता है। आप बताइए, आप बताइए, कुछ तो रोजगार देता है, कुछ तो करता है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में वो कौन सी सरकार थी जिसने बहुत अच्छा रोजगार दिया हो? और अगर हम इसके पहले की बात करें, अभी योगी जी के पहले की बात करें, तो आप याद कीजिए और आप हमें बताइए, दर्शकों को बताइए कि सरकार बदली किस वजह से थी? क्या ऐसी वजह थी कि सरकार बदल गई? और युवा भी सरकार बदलने में बहुत अहम रोल निभाए थे, तो उसकी वजह क्या थी? आप हमें बताइएगा और दर्शकों को बताइएगा। खैर, हमने तो नहीं लगता कि योगी का जादू चल रहा है उत्तर प्रदेश में। जादू जब योगी का कोई नाम निशान नहीं था 2017 में, हम 2017 की बात कर लेते हैं। हम बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम जादू की बात ही नहीं कर रहे हैं। सरकार बदली क्यों थी? वो क्यों ऐसा क्या था कि लोगों को लगा, युवाओं को लगा कि नहीं सरकार में बदलना चाहिए? याद है आपको दौर? तो क्या सब कुछ ठीक हो गया? सरकार बदली, आखिर लोगों ने किस उद्देश्य से बदला? हमको ये पता चला कि हमको जो है अच्छे दिन मिलेंगे, इतने करोड़ नौकरी मिले, हमको सब कुछ मिलेगा, तो हमने इसीलिए कहा यार ये ठीक नहीं है, ये इसको अगर आ जाएगा ये हमारा सब कुछ ठीक होगा। आप आ गए यार तो आप कुछ कर ही नहीं रहे हैं।
देखिए तो आपको तो कुछ करना चाहिए ना। अगर नहीं करेंगे तो भाई सामान्य बात 2029 का चुनाव है, तो क्या आपको लगता है 2029 में फिर हम सोचेंगे कि यार वो ठीक नहीं है, वो ठीक है, वही पहले वाले ठीक देखिए है? तिवारी जी, जहां तक हमें लगता है कि बेरोजगारी लोगों का मुद्दा है, जनता का मुद्दा है, भ्रष्टाचार भी जनता का मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है। लेकिन एक दौर में मनमोहन सिंह जी की सरकार हुआ करती थी और महंगाई के मुद्दे पर बहुत ज्यादा घिरे हुए थे, और तब उन्होंने खिसिया कर ये बात कही थी कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं महंगाई को कम कर सकूं। तो आप याद कीजिए, वो भी दौर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे और प्याज का रेट एक बार 100 के पार चला गया था उस दौर में, जो कि अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो आज 500 से ऊपर जा सकता है। तो प्याज का रेट बहुत ज्यादा ऊपर चला गया। एक बार आलू ऐसे ही बहुत ज्यादा महंगा हो गया था और आलू और प्याज की वजह से उनकी सरकार चली गई थी। तो महंगाई की बात चाहे कांग्रेस के दौर में रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का दौर रहा हो, और चाहे किसी और पार्टी की बात कर लें, ये चीजें कई बार लोगों के कंट्रोल में, सरकारों कंट्रोल में भी नहीं होती हैं। और यही वजह थी कि मनमोहन सिंह इस बात को फिर गुस्से में, शायद गुस्से के अंदाज बोले थे, तल्ख अंदाज बोले थे, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो मैं घुमा दूं और महंगाई दूर हो जाए। तो ये चीजें जो है ना, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये पार्टी दूर कर सकती है, ये पार्टी दूर कर सकती है। ये समय के साथ में चीजें तय होती हैं और कई बार तो इसका खामियाजा भी सरकारों को भुगतना पड़ता है। और जहां तक बात हम भ्रष्टाचार की करें, तो भ्रष्टाचार के मामले में आपको फिर से याद दिला दूं मैं वो दौर जब 2G घोटाला हुआ करता था, 3G घोटाला हुआ करता था और कोयला घोटाला भी हुआ करता था। बहुत सारे घोटाले हुआ करते थे और उसी घोटाले के बाद बाबा रामदेव अनशन बैठे थे और फिर बाबा रामदेव को सलवार पहन के भागना पड़ा था। तो एक दौर वो भी था। तो हमें लगता है कि ये तो अलग मुद्दे हो गए, लेकिन वर्तमान में जो मुद्दा चल रहा है, जो ये शंकराचार्य जी का विरोध है, तो क्या लगता है आपको कि शंकराचार्य जी का ये विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, और साथ ही साथ रामभद्राचार्य जी को ना बुलाए जाना आने वाले समय में इस मुखरता को और बल दे सकता है? ऐसा कुछ नहीं है। मेन चीज पांडे जी, कारण यह है कि रामभद्राचार्य जो है ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि जो सनातन को मानने वाले हैं, सनातन को चाहने वाले हैं, उनके दिल में जो है, दिल में उनके जो है एक अजीब सा हरकत आ जाती है कि भैया हम सनातन की इतनी लड़ाई लड़े हैं और हमें कह देते हैं तुम ब्राह्मण ही नहीं हो, तो यही नहीं हो तो वही। तो वो कुल मिलाकर के रामभद्राचार्य को निमंत्रण न देने से केवल दुख जो है वो रामभद्राचार्य ही को है और उनके शिष्यों को हो सकता है उनको निमंत्रण नहीं दिए। अब आप कहते हैं सनातन 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 के लिए आप रैली करवाते हैं, रैली निकलते हैं, सनातन के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को जो है सपोर्ट करते हैं। अब अगले ने अगर कह दिया कि आप चलो हिंदू राष्ट्र बना ही देते हैं, तो आपने उसका न्योता ही काट दिया उसको निमंत्रण ही नहीं बुलाया। तो ये तो मतलब सीधे सीधे कुछ लोग ये भी मजाक करते देखे जा रहे हैं कि जिसने भी रामभद्राचार्य जी को निमंत्रण नहीं दिया, हो सकता है वो रामभद्राचार्य जी की उस बात से खफा रहा हो जब उन्होंने कहा था कि द्विवेदी हैं, त्रिवेदी हैं, उपाध्याय हैं, ये सब निम्न स्तर के ब्राह्मण होते हैं। पांडे जी, एक जो है हमारे दर्शक समझते हैं, जो गांव क्षेत्र से होंगे वो समझिएगा, एक हमारे दर्शक जानते हैं, गांव में कहावत है, जेके देखे मोड़ पिराए वो हमारे बराते जाए, समझ रहे हैं ना। तो कहने का तात्पर्य है, हो सकता है इनसे कोई एलर्जी रही हो, कैसा है कि इनको निमंत्रण देंगे फालतू जो है आकर के जो है, और रोड शो में, भाई रोड शो में भी उनको आगे रखना जरूरी है, सब कुछ उनको आगे रखना जरूरी है। तो इस तरीके ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस वजह से जो है उनका निमंत्रण काटा गया। तो क्या अब रामभद्राचार्य जो है, अब मुक्तेश्वरानंद जो महाराज जी हैं शंकराचार्य, अब एकजुट हो जाना चाहिए फिर सारे संतों को? हो भी सकता है आने वाले समय में ये संत इकट्ठा हो जाएं, और इससे हो सकता है ये भी हो कि आप जैसा आप कह रहे थे कि 2027 का चुनाव मुश्किल भरा हो। भारतीय नहीं, मुश्किल भरा तो होगा पांडे जी, मैं ये बता रहा हूँ 2027 में बीजेपी सरकार बना सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं है। 2027 का चुनाव जो है, इनको अखिलेश यादव के सामने लड़ना जो है काफी मुश्किल होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि सरकार बदल जाएगी, अखिलेश यादव सरकार आ जाएगी, ऐसा नहीं है। निपट भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी निपट सकते, आगे भी जा सकते हैं काफी सीटों से, फिर एक पूर्ण बहुमत से सरकार जो, क्योंकि बीजेपी जो है तैयारी कर रही है कि पूर्व जो 2017 वाला खेला जो है बीजेपी फिर खेलना चाह रही है। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को वह फिर बना रही है, और वह इस बार जो है फिर एक बार जो है 2017
की तरह जो है वह चुनाव लड़ने की पूरी कोशिश में है। SIR भी है, उसके बाद फंडिंग का भी है जो जैसे है। हालांकि मैं आपको बता दूं बिहार के तर्ज पर पांडे जी ये चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं होगा, क्योंकि बिहार की स्थिति कुछ अलग ही, यहाँ की स्थिति कुछ अलग है। यहाँ बैलेंस और खाते में पैसे 10-10 हजार 5-5 हजार मायने नहीं रखता है। यहाँ काफी जो है कठिनाई चुनौतीपूर्ण जो है ये उत्तर प्रदेश होगा बीजेपी के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव कैसा होता है, और साथ ही साथ क्या राम मंदिर की ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी करती हैं। क्या शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी का विरोध आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल भरा साबित होता है, और राम भद्राचार्य जी को ना बुलाया जाना भी क्या ऐसा कुछ वाकया करता है जिससे कि सरकार को बनाने की मुश्किलें आ सकती हैं? तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए आप हमारे साथ पूर्ण अपडेट के लिए। जय हिंद।